हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th क्लास के साइंस में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम में अपना चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें कल डिस्कस की थी कि पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से। आज हम उनसे आगे पढ़ते हैं। पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की अपन ने बात की थी कि पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। तो पाचन तंत्र में बेसिकली अपन दो चीज़ें देख सकते हैं, एक तो होती है आहार नाल और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियाँ, यानी मुख से लेकर के गुदा तक जो भी अंग पाचन तंत्र में पाए जाते हैं वो एक गुहा रूपी संरचना के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिन्हें कहते हैं अपन आहार नाल, जो कि एक भोजन को मार्ग देती है। और क्या थी? पाचन ग्रंथियाँ। अब आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, ये सारे किस में आते हैं? अपने आहार नाल में आते हैं। साथ ही साथ आहार नाल में कुछ ग्रंथियां खुलती है जो कि पाचक रसों को इसमें स्रावित करती है, और वो ग्रंथियां कौन कौन सी थी? लार ग्रंथि थी, यकृत ग्रंथि थी और अग्नाशय ग्रंथि थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो आहार नाल है उसको अपन डिटेल पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से अंग है, उन अंगों का क्या क्या जो है रोल होता है पाचन में। आहार नाल की हमने कल बात की थी कि जो आहार नाल है वो बेसिकली 3 कार्य करती है पाचन से रिलेटेड। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आहार नाल है वो 3 काम करती है। क्या क्या काम करती है? पहला काम तो करती है कि ये भोजन को मार्ग देती है, भोजन के लिए पोषण मार्ग की तरह कार्य करती है। अपन देखते हैं कि भोजन को हम अंदर लेते हैं मुख से, और वापस मुख से लेने के बाद में ये विभिन्न अंगों से गुजरता है जहाँ इनका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में इसको अवशोषण होता है, और जो अनावश्यक होता है, अनावश्यक पदार्थ एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तक जो पूरा मार्ग है उसका वो कौन बना रहा है? आहार नाल। दूसरी चीज़, ये पाचन में सहायता करती है क्योंकि पाचन कहाँ हो रहा है? उसी आहार नाल में हो रहा है। और तीसरी चीज़, अवशोषण भी करती है, यानी भोजन का जो अवशोषण है वो भी कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। तो ये आहार नाल के कार्य थे। आज हम देखते हैं आहार नाल के जो मुख्य ऑर्गन्स है, जो मुख्य अंग है, जिनको अपन पाचन तंत्र के मुख्य अंग भी कह सकते हैं, पाचन तंत्र की जो मुख्य अंग है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो अंग है आहार नाल का वो है माउथ या मुख। एक बार अपन इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ऑर्गन है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले अपन यहाँ देखिए, ये क्या है? मुख, जहाँ से अपन आहार नाल यहाँ से शुरू होती है मुख से और गुदा तक, यहाँ तक की जो सारी ये संरचना है इसको अपन क्या कहते हैं? आहार नाल। फूड अपन लेते हैं, भोजन लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं? मुख से लेते हैं। मुख एक दरार रूपी संरचना जिसके द्वारा अपन क्या लेते हैं? फूड को लेते हैं, भोजन को लेते हैं। मुख के द्वारा अंदर लेंगे, उसके बाद वो किस में जाएगा? ये आ जाएगी उसमें मुख गुहा। ये वाली जो संरचना में दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? मुख गुहा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या जो मुख गुहा होती है वो अपने श्वास मार्ग, श्वास नली का श्वसन क्रिया करने का और भोजन लेने का दोनों का संयुक्त मार्ग होता है। मुख गुहा आगे चल करके किसमें खुलती है? ये है फेरिंग्स या ग्रसनी। फेरिंग्स या क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी आगे चल के किसमें खुलती है? ग्रास नली या इसोफेगस में। ग्रास नली या इसोफेगस जो है लंबी नलिका होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका, जो आगे चल के किसमें खुलती है? एक जो है बड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टोमक या आमाशय। स्टोमक या जो आमाशय है ये आगे जाकर के यहाँ से एक पतली कुंडलित नलिका रूपी संरचना में खुलता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र। ये छोटी आंत्र, और छोटी आंत्र किसमें खुल जाती है? छोटी आंत्र अपनी खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत्र में, और बड़ी आंत्र आगे चल के किसमें खुलती है? एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा बाहर खुल जाती है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है मिलके क्या बना रहे हैं? आहार नाल। माउथ, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र खुल रही है बड़ी आंत्र में, और बड़ी आंत्र जो है वो एनस के द्वारा बाहर खुल रही है। साथ ही साथ इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी आहार नाल से जुड़ती है, खुलती है। और वो पाचक ग्रंथियां कौन सी है? यहाँ पर देखो लार ग्रंथियां खुलती है। उसके बाद में यहाँ पर ये यकृत ग्रंथि इसके साथ खुल जाती है इसमें। और यहाँ पर ये जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये क्या है? अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका एक डायग्राम है अपना। अब इसके प्रत्येक ऑर्गन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख,
या माउथ की। मुख बाहर से भोजन को अंदर लेने का माध्यम है, यानी भोजन को हम अंदर जिसके द्वारा लेते हैं वो एक दरार रूपी संरचना क्या कहलाती है, मुख कहलाती है या माउथ कहलाती है, जो दो होठों के रूप में बाहर खुलती है, दरार रूपी संरचना। मुख का कार्य क्या है, भोजन को अंदर लेना, भोजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, मुख करता है, भोजन को ये ग्रहण करता है मुख। उसके बाद में भोजन को अंदर लिया हमने मुख के द्वारा, और फिर वो कहाँ जाएगा, मुख अंदर किस में खुलता है, एक चौड़े बाउल लाइक स्ट्रक्चर में, एक गुहा रूपी संरचना में खुलता है, जिसको हम कहते हैं मुख गुहा या बक्कल कैविटी। मुख गुहा या बक्कल कैविटी जो है उसमें 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है मेनली। मुख्य जो है 3 संरचनाएं उसमें हमें देखने को मिलती है, जीभ, तालु और दांत। जीभ, तालु और दांत 3 जो संरचनाएं हैं वो बक्कल कैविटी या मुख गुहा में देखने को मिलती है। जीभ या टंग जो है एक मांसपेशियों से निर्मित स्ट्रक्चर होती है, मोटी मांसल संरचना जो कि मांसपेशियों से निर्मित होती है। इसमें कोई अस्थि नहीं पाई जाती, और ये जो जीभ होती है या टंग जो होती है मुख गुहा में आधारी भाग से फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना से जुड़ी रहती है। यानी फ्रेनुलम लिंगुअल क्या है, फ्रेनुलम लिंगुअल जो है जीभ को मुख गुहा के आधारी भाग से जोड़ता है या जोड़ने वाली संरचना है। इसके अलावा जीभ जो है वो क्या रोल होता है जीभ का अपने मुख गुहा में भोजन के पाचन में। तो जीभ क्या करती है, एक तो अपने मुख गुहा के बाद में ग्रसनी वाले भाग में लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्त्रावित होती है, तो उस लार को जो है जीभ क्या करती है, भोजन में मिलाने का कार्य करती है, जिससे कि क्या है भोजन लसा हो जाता है, ताकि हार्ड नहीं रहता, ताकि वो आगे जो है अच्छे से गति कर सके, आगे के भागों में जा सके। साथ ही साथ ये भोजन को इधर उधर करने में भी सहायता करती है। जो फूड अपन अंदर लेते हैं तो जीभ की सहायता से इधर उधर भी उसको किया जा सकता है। इसके अलावा जीभ जो है, टंग जो है, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे दानों के समान संरचनाएं दिखाई देती है हमें। वो क्या होती है, स्वाद पेपिला होते हैं। वो स्वाद पेपिला होते हैं, जिस यहाँ स्वाद कलिकाएँ होती है, जिनसे कि हमें टेस्ट का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है, यानी कि हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, भोजन को इधर उधर हिलाने डुलाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये था जीभ। उसके बाद में है तालु। मुख गुहा की जो छत है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तालु के द्वारा। तालु क्या करता है, मुख गुहा की छत बनाता है, एक तरह से रूप बनाता है। और जो तालु होता है ये 2 प्रकार की संरचनाओं से निर्मित होता है, एक तो होती है हार्ड और दूसरी होती है सॉफ्ट, यानी कठोर तालु और सॉफ्ट तालु। कठोर या जो हार्ड तालु होता है वो मुख गुहा में आगे की तरफ वाले हिस्से का होता है, यानी जबड़े से जुड़ा हुआ जो तालु का भाग होता है, ऊपरी जबड़े से जो जुड़ा रहता है वो वाला भाग कठोर तालु कहलाता है, जिसमें कि धारियाँ सी दिखाई देती है। ऐसे अपन महसूस करते हैं अगर, तो हमें फील होता है जबड़े से जुड़ा हुआ तालु का जो भाग है, जो हार्ड वाला भाग है, उसमें धारीनुमा संरचनाएं होती है। वो इसलिए होती है कि जो फूड अपन अंदर ले उसको वो क्या कर लेता है, उसकी वजह से कैच करता है, यानी उसको पकड़ने में हेल्प करता है, भोजन को रोक के रखने में हेल्प करता है। साथ ही आगे वाला भाग जो होता है तालु का वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता। और वहाँ क्यों अगर उसमें धारियाँ होंगी वो भी हार्ड होगा तो भोजन जो है आगे नहीं खिसकेगा, तो भोजन को आगे भी तो खिसकाना है बाद में, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। यानी तालु जो है 2 भागों से मिलकर बना। आगे वाला जो तालु होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और पीछे वाला जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तालु जो है आगे चल कर के एक लटकी हुई संरचना के रूप में जो है फिनिश हो जाता है, यानी इसका अंतिम भाग जो है एक लटकी हुई संरचना के रूप में हमारे मुंह में अंदर दिखाई देता है आगे। तीसरा जो भाग है अपनी मुख गुहा का वो है दांत या टीथ। दांत या जो टीथ होते हैं प्रत्येक मानव में कितने होते हैं, 32 होते हैं। मानव में दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब दांतों का क्या रोल है, मेनली अपन जानते हैं कि दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने में, कुतरने में, काटने में हेल्प करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि आसानी से हम उसे आगे भेज सकें। अब जो दांत होते हैं मनुष्य में, ये दांत मुख गुहा में जबड़े पाए जाते हैं, कठोर जबड़े होते हैं, और जबड़ों के अंदर मसूड़े होते हैं, मसूड़े या गम होते हैं। तो मसूड़ों या गम्स के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं।
जो दांत होते हैं अपने या जो टीथ होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जबड़ों के अंदर स्थित गम्स में या फिर मसूड़ों के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं दांत। और इसी कारण से मानव के दांतों को क्या कहा जाता है, गर्त दंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है मानव के दांतों को, गर्त दंती, क्योंकि ये जबड़ों के जो मसूड़े हैं, मसूड़ों के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, गर्त में धसे रहते हैं। इस कारण हम क्या कहते हैं, गर्त दंती या ट्रिकोडोंट कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें, जो मानव में जो दांत है वो द्विबार दंती भी कहलाते हैं। द्विबार दंती या डाइफोडोंट द्विबार दंती क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जीवन काल में दांत जो है 2 बार आते हैं। मानव में जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, इस कारण ये क्या कहलाते हैं, द्विबार दंती। मतलब जो जन्म के बाद में पहले जो दांत आते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी पूरे जीवन काल तक नहीं रहते, एक निश्चित उम्र के बाद वो गिर जाते हैं। और ये जो दांत है वो अस्थायी दांत या मिल्क टीथ यानी दूध के दांत कहलाते हैं। और इनके गिरने के बाद में क्या दूसरे जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत, जो कि जीवन के अंतिम समय तक बने रहते हैं। यानी कि स्थायी दांत यदि गिर जाते हैं बाद में तो फिर से वापस नहीं आते। तो दांत कितने जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार। अस्थायी दांत या दूध के दांत जो कि शुरू में आते हैं और बाद में एक निश्चित समय के बाद में, बचपन में ही ये बाद में क्या हो जाते हैं, यानी 12-13 साल 10-12 साल की उम्र के बाद ये गिर जाते हैं। उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं, स्थायी दांत जो कि जीवन काल में बने रहते हैं। और यदि गिर भी जाए किसी कारण से तो ये वापस नहीं आते। और 2 बार दांत आने की वजह से ही मानव क्या कहलाता है, द्विबार दंती। उसके बाद में अपन बात करें, जो मानव है गर्त दंती है, क्योंकि दांत क्या है, मसूड़ों के सॉकेट में गर्त में धसे हुए, तो गर्त दंती कहलाता है। जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, इसका द्विबार दंती कहलाता है। साथ ही साथ मानव क्या होता है, विषम दंती भी होता है। क्या होता है, विषम दंती। विषम दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मानव के दांत है वो सारे संरचनात्मक रूप से या क्रियात्मक रूप से एक समान नहीं होते। यानी संरचना उनकी देखें या उनके कार्य अगर अपन देखें तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्य भी उनका अलग अलग होता है और उनकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो विभिन्न प्रकार की संरचना और विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के कारण दांत कैसे कहलाते हैं, विषम दंती कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मानव के जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार कौन कौन से, कृंतक या इंसीजर, रत्नक या कैनाइन, अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर और च्वर्णक या मोलर्स। 4 प्रकार के होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। जो पहले प्रकार के दांत है कृंतक या इंसीजर, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में, यानी टोटल कितने होते हैं, 8। आगे के सबसे आगे के दांत जो होते हैं, जो कि चपटे दिखाई देते हैं, आगे के सबसे आगे के जो चपटे 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल जो 8 दांत है वो क्या कहलाते हैं, इंसीजर या कृंतक कहलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये कुतरने वाले या काटने वाले दांत होते हैं। काटने और कुतरने का काम कौन करते हैं, कृंतक करते हैं, इंसीजर करते हैं। और जनरली ये 6 माह की आयु के बाद आ जाते हैं, यानी 6 माह की आयु में ये जो कृंतक या इंसीजर है वो आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं वो है रत्नक या कैनाइंस। रत्नक या जो कैनाइंस होते हैं ये इनकी संख्या जो होती है टोटल 4 होती है, यानी 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। कौन से होते हैं, जो इंसीजर होते हैं बिल्कुल सामने के 4 दांत जो कि चपटे होते हैं, चपटे इंसीजर दांतों के दोनों तरफ, एक दांत इधर और एक दांत इधर, 2 ऊपर के जबड़े में होंगे और एक इधर और एक इधर, 2 नीचे के जबड़े में। आगे से नुकीले से दांत दिखाई देते हैं और ये दांत क्या कहलाते हैं, कैनाइन। और इनका काम क्या होता है, चीरना फाड़ना, यानी चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4। तीसरे होते हैं अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर जो होते हैं ये जो होते हैं 8 होते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के। यानी अपन बात करें कि 4 सामने के क्या हो गए, इंसीजर, इंसीजर से आगे जाएंगे तो कैनाइन, कैनाइन से फिर आगे जाएंगे तो थोड़े चौड़े से दांत होते हैं, जो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे। वैसे तो टोटल 4 हो गए ऊपर, और नीचे भी 4 होंगे, 2 इधर और 2 इधर, और टोटल कितने होते हैं, 8। ये क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर। इनका काम क्या होता है, चबाना। टोटल 8 हो गए।
ये जो दांत होते हैं ये आते हैं 6 माह की उम्र में, ये आ जाते हैं लगभग 1.5 साल की उम्र में, यानी 16 से 20 माह की उम्र में आ जाते हैं। और अग्र जो च्वर्णक दांत होते हैं, अग्र च्वर्णक दांत जो है वो 10 से 11 साल की उम्र में आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं मोलर्स यानी च्वर्णक, और जो च्वर्णक होते हैं वो 12 से 15 साल की उम्र में ये दांत भी आ जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 12, संख्या जो होती है 12 होती है, 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे। सबसे लास्ट में 3 दांत इधर 3 इधर, यानी टोटल 6 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 6 नीचे के जबड़े। टोटल कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं मोलर्स या च्वर्णक। और इनका काम में क्या होता है? चबाना। तो ये 4 प्रकार के टीथ थे। कृंतक या इंसीजर 8, रद्नक या कैनाइंस जो होते हैं 4, अग्र च्वर्णक या प्रीमोलर होते हैं 8 और च्वर्णक या मोलर्स होते हैं 12। यानी टोटल मिलाकर के दांत कितने हो गए? 32 या 32। अब जो दांत है उनको एक दंत सूत्र या जो है टीथ फॉर्मूला के द्वारा भी अपन दिखा सकते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी ये ऊपर वाले क्या है? हाफ, ऊपर के जबड़े के हाफ टीथ, और ये नीचे के कितने? हाफ टीथ। और उनको अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ टीथ यानी 2, इंसीजर कितने हो गए? 2, हाफ में हाफ जबड़े के ऊपर के भी कितने? हाफ जबड़े की अपन बात कर रहे हैं 2। उसके बाद में केनाइन कितना होगा? हाफ की बात करेंगे तो 1, और फिर प्रीमोलर 2, और उसके बाद में मोलर 3। हाफ जबड़े की ऊपर के की बात करें अपन तो हाफ जबड़े में 2, 1, 2, 3 हो गए। उसी प्रकार से नीचे के हाफ जबड़े में भी ये 2, 1, 2, 3, और इनको 2 से मल्टीपल अगर हम कर देंगे तो टोटल अपने पास में टीथ आ जाएंगे 32। तो ये क्या है? इसका दंत सूत्र। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि जैसे 2 को 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4, 2 को 1 से करोगे तो 2, फिर 4 और फिर 6, ऊपर ये आ जाएंगे, नीचे भी 4, 2, 4, 6 आ जाएंगे। और टोटल कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10, 2 12, 12 और 4 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने हो गए? 32। यानी टोटल दांत कितने होते हैं? 32। तो ये था मुख। उसके बाद में मुख गुहा के तीनों भाग थे, जीभ, तालू और दांत। उसके बाद में अगला जो अपना आता है वो आता है फेरिंग्स या ग्रसनी। फेरिंग्स या जो ग्रसनी होती है ये दोनों के लिए यानी कि श्वास मार्ग और भोजन मार्ग दोनों का एक समान मार्ग होता है, यानी दोनों के लिए एक समान पथ होता है। यानी इसी में जो है श्वास नलिका भी खुलती है, वायु भी इसी के द्वारा जाती है और इसी के द्वारा भोजन भी जाता है, यानी जो है भोजन मार्ग भी यही होता है। जो ग्रसनी है, ग्रसनी का दोनों का एक समान मार्ग है। ग्रसनी को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी, यानी नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नासाग्रसनी या नेजोफेरिंग्स जो है वो क्या है? उसके द्वारा क्या आती है? नेजोफेरिंग्स ये ऊपर वाला होगा, इसके द्वारा ये नाक से जुड़ा रहेगा और इसके द्वारा जो है श्वसन मार्ग की तरह कार्य करेगा, यानी वायु इसके द्वारा आएगी। और जो ओरोफेरिंग्स है ये मुख से जुड़ा रहेगा, इससे क्या आएगा? भोजन लिया जाएगा। और लेरिंगोफेरिंग्स जो है यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? एक जगह दोनों संयुक्त हो जाएंगे, सम्मिलित मार्ग हो जाएगा। उसके बाद में जो है ये ग्रसनी या फेरिंग्स जो है वो आगे चल करके किस में खुलती है? इसोफेगस या ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, जो कि कहाँ तक? स्टोमक तक, यानी कि आमाशय तक जाती है। और इसमें श्लेष्मीय ग्रंथियां होती है, जिसकी वजह से जो श्लेष्मा एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो भोजन में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है फूड जो है आसानी से आगे की ओर गति करता है। साथ ही इसके अंदर पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती है अंदर वाली, उनमें क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसकी सहायता से भोजन को आगे धकेला जाता है। यहाँ पर एक जो है पेशीय पट्ट पाया जाता है जिसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है 2 भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो भाग है ये थोरेक्स कैविटी या वक्ष गुहा कहलाती है। नीचे वाला जो भाग है ये एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहलाती है। ऊपर वाले में क्या क्या होते हैं? जैसे कि फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे जो है ऊपर वाले भाग में होते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी में पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है? उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो आज हमने देखा मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी
और उसके बाद में क्या देखा, इसोफेगस या ग्रास नली। यहाँ तक आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे इसके, यानी आमाशय, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, साथ ही साथ पाचक ग्रंथियाँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।